प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र अवधारणाओं की विशेषताओं के विषय पर चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो में सामाजिक अनुसंधान से संबंधित व्याख्यान आपको उपलब्ध करवाया गया है। आज हम इन अवधारणाओं के अर्थ और विशेष परिभाषाओं के बाद इनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। कार्लो लेस्ट्रस ने अवधारणा की जो मुख्य विशेषताएं बताई है वो 5 हैं। कार्लो लेस्ट्रेसी के अनुसार ये 5 विशेषताएं कौन कौन सी है? एक तो उपयुक्तता है, स्पष्टता है, मापन है, तुलनात्मकता है और पुनर्प्रेक्षण है। इन 5 विशेषताओं की जब हम चर्चा करें तो ये अवधारणाओं की मुख्य विशेषताओं के रूप में आपको दिखाई देती है। उपयुक्तता की जब हम बात करें, सूटेबिलिटी की जब हम बात करें, तो अनुसंधानकर्ता को जो अवधारणा का चयन है करते समय एक ऐसी अवधारणा जिसमें उपयुक्तता की विशेषता हो और यह अवधारणा अध्ययन के केंद्रीय विषय पर आधारित हो। जैसा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को, तो इसमें हमें देखना होगा कि अध्ययन के दृष्टिकोण से कौन सी जाति या आदिम सूची में, आदिम समाज में रखा जाएगा। दूसरी स्पष्टता की यदि हम बात करें तो कार्लो लेस्ट्रेसी के अनुसार एक अच्छी अवधारणा वह है कि जिसकी परिभाषा स्पष्ट हो, शुद्ध हो। नैतिकता, अनैतिकता और अपराध ऐसे संप्रत्य हैं जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, बहुत सारे अर्थ इसके पाए जा रहे हैं। तो अनुसंधानकर्ता को यह स्पष्ट करना होगा कि वह अपने अध्ययन में इन अवधारणाओं का कौन सा अर्थ काम में लेगा या कौन सा अर्थ लगाएगा। तीसरी बात करते हैं मापन की, मेजरमेंट की। जो अवधारणा है उसकी एक विशेषता ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी सीमा तक उसका मापन किया जा सके। और अवधारणा के मापन के लिए ये आवश्यक है कि जहाँ तक हो सके अनुसंधानकर्ता को उसे मात्रात्मक रूप प्रदान करना चाहिए। जितना अधिक मात्रात्मक रूप अवधारणा का होगा, इतना ही अधिक उसका मापन संभव हो पाएगा और ये अवधारणा उतनी अधिक उच्च स्तरीय होगी या उच्च स्तर की होगी। विद्यार्थियों, बात करते हैं तुलनात्मक की, कंपैरेटिबिलिटी की। तो अनुसंधानकर्ता को अवधारणा को संवर्ग के साथ साथ घटना के स्तर को भी निश्चित करने का प्रयास करना चाहिए और तभी तुलना करना संभव हो पाएगा। उदाहरण के रूप में अपराध को लें तो शोधकर्ता को यह स्पष्ट करना होगा कि उसका तात्पर्य अपराध से क्या है और अपराध की कई श्रेणियां, जिसमें अपराध, बाल अपराध, मारपीट, चोरी, आगजनी, नकबजनी, और इन सभी अवधारणाओं का जो हो
तुलना करना संभव तभी होगा जब ये सारी अवधारणाएं अपने आप में स्पष्ट होंगी। उसके बाद में रीटेस्टिंग की बात आती है, पुनर्परीक्षण की जब बात करें तो एक उत्तम अवधारणा के लिए ये जरूरी है कि अनुसंधानकर्ता को अवधारणा का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि अन्य शोधकर्ता भी उसकी जांच और पुनः जांच कर सकें। कोई भी शोधकर्ता उसको सत्यता और परीक्षण की कसौटियों पर परख सके, उसको मापन कर सके, उसको देख सके। और गुड्डे और हट ने लोबोटिच और हैगडार्न, बोटमोर आदि ने भी उत्तम अवधारणाओं की कुछ अतिरिक्त विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिनका हम यहाँ उल्लेख कर देते हैं कि अवधारणा जो है वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए और यह तथ्यों के समूह या वर्ग के संबंध में भी जानकारियाँ देने वाली होनी चाहिए। अवधारणा कभी कभी जो है वो तथ्यों पर आधारित नहीं होकर के अन्य अवधारणाओं पर भी यानी कि अवधारणा ही अवधारणाओं पर आधारित होती है। एक अवधारणा दूसरी अवधारणा पर जुड़ी टिकी होती है, आधारित होती है। और बोटमोर के अनुसार नई अवधारणा के दो उद्देश्य होते हैं और एक अब तक होने वाली घटनाओं को वर्गों में विभाजित करना और घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन करना तथा विश्लेषण में जो है वो सहायता करना। अवधारणा सिद्धांत के स्तर से निम्न स्तर का सामान्यीकरण होता है और यह एक सिद्धांत का अनिवार्य अंग होता है, क्योंकि प्रयोग में लाई गई अवधारणाओं से ही सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। यानी कि अवधारणा को ऐसा माना जाता है कि सिद्धांत निर्माण का पहला सोपान है। सिद्धांत निर्माण से पूर्व का जो सोपान है वो अवधारणा को ही माना गया है। उसके बाद मिचेल जो है वो ये कहते हैं कि अवधारणा, उपयुक्त अवधारणा के चयन के जो तीन आधार हैं। एक इन्होंने सूक्ष्मता या परिशुद्धता को, और दूसरा अनुभवाश्रित आधार, और तीसरा प्रस्तुत समस्या को साझा कर सकने योग्य सिद्धांतों के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होने की जो क्षमता है वो। और कई बार एक अवधारणा के विभिन्न विज्ञानों तथा एक ही विज्ञान में भिन्न भिन्न अर्थ जो हम लगाए जाते हैं और जहाँ उसके अर्थ के संबंध में जो अस्पष्टता पैदा हो जाती है, वहीं दूसरी ओर नए प्रयोगों के फलस्वरूप ज्ञान को भी आगे बढ़ाने में हमें सहायता जो है वो एक अवधारणा प्रदान करती है। और अवधारणा की एक विशेषता ये भी है कि ये कम शब्दों में व्यक्त किए जाने वाला एक विचार होता है। और गुड्डे और हार्ट के अनुसार अवधारणा घटना का अमूर्त रूप है, न कि स्वयं घटना। वह तो इंद्रिय अनुभवों और प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित तार्किक रचना होती है। अवधारणा जितनी कम अमूर्त होगी उसे सरलता से मापना उतना ही सरल होगा। विज्ञान में अवधारणाओं का अर्थ जन साधारण की भाषा में भिन्न, विशिष्ट, जटिल, सुनिश्चित, सीमित एवं स्पष्ट होता है और जन साधारण के लिए उसे समझना सरल कार्य नहीं है। अवधारणा जो है वो परिवर्तनशील और विकासशील होती है। उसकी विशेषताएं अर्थ, प्रकृति, संदर्भ, केंद्र बिंदु आदि जो है वो बदल सकते हैं और ये सब कुछ ज्ञान की संचय, नई खोज, विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन, वैज्ञानिक के द्वारा तथ्यों के नवीन कार्य कारण, प्रभावों की खोज आदि के कारण होता है। जब अवधारणा को अवलोकन की इकाइयों एवं उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर विश्लेषण एवं वर्गीकरण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तब उन्हें वैज्ञानिक जो है वो उसे चर कह करके पुकारते हैं, चर कहते हैं। और बोरिंग का जो है वो कहना है कि अवधारणा स्वयं अपने आप में संवेदनशील नहीं होती है,
प्रेक्षण एवं व्याख्या में अन्य अवधारणाओं के कार्य मिलकर ही उसे संवेदनशील बनाते हैं। और आपने ये भी लिखा कि माइक्रोस्कोप अवधारणाओं को उस समय तक स्पष्ट नहीं करते हैं जब तक कि अवधारणाओं का आविष्कार नहीं हो जाता है। और अनेक बार जो अवधारणाओं में अस्पष्टता का शिकायतें मिलती है, अस्पष्टता आ जाती है, और इसके लिए वैज्ञानिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उन्हें भली भांति परिभाषित करें, उनका मानकीकरण करें और इस प्रकार से स्पष्ट करें कि वैज्ञानिक जगत में सभी उसका निश्चित किया गया अर्थ ही लगाएं। और अवधारणा को अपने आप, कोई भी जो अवधारणा है वो अपने आप में ना तो सत्य होती है और ना ही असत्य होती है। यह तो मात्र इंद्रिय तथ्यों का संकेतीकरण होती है, और यह तो मानव इंद्रियों को प्रभावित करने वाले या उनमें अपना प्रतिबिंब उत्पन्न करने वाले तथ्यों का एक अमूर्त रूप मात्र ही होती है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने अवधारणाओं की विशेषताओं के विषय में कुछ अवधारणाओं की विशेषताएं आपको बताई हैं। तो आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।